बल्लू डरा और घबराया हुआ था। उसके मन में अभी भी यही बातें चल रही थी कि क्या सच में अनुराग को यक्षिणी दिखी थी, क्योंकि जिस तरह से अनुराग ने यक्षिणी का जिक्र किया था, बल्लू इतना तो जरूर समझ गया था कि अनुराग के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था। ये पहली मुलाकात यक्षिणी और अनुराग की कहानी की शुरुआत थी। इसके बाद अनुराग और यक्षिणी की कई मुलाकातें हुई। जैसे जैसे मुलाकातें होती गईं, अनुराग का यक्षिणी पर विश्वास बढ़ता गया। वो उसके और करीब आते गया। अनुराग यक्षिणी पर उतना ही विश्वास करने लग गया था जितना वो अपने माता पिता पर करता था। यक्षिणी को भी उतना ही मानने लग गया था जितना वो अपने माता पिता को मानता था। उसे यक्षिणी पसंद आने लग गई थी। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और यहाँ भी प्यार की कोई उम्र नहीं थी। अनुराग बच्चा जरूर था, पर उसका प्यार सच्चा था। अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो बीतते वक्त के साथ कम नहीं होता है, बल्कि बीतते वक्त के साथ और बढ़ जाता है। और वही प्यार अनुराग के दिल में यक्षिणी के लिए बढ़ने वाला था। अनुराग ज्यादा से ज्यादा वक्त यक्षिणी के साथ ही बिताता था। उसी के साथ हंसता खेलता रहता था। पहले अनुराग को खेलने के लिए दिलीप की जरूरत पड़ती थी, पर अब वो उसके बिना ही अकेले कभी घाट तो कभी काला झाड़ी जंगल की तरफ निकल पड़ता था, यक्षिणी से मिलने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए। और उसकी किस्मत इतनी अच्छी रहती थी कि उसे यक्षिणी मिल भी जाती थी, जैसे यक्षिणी भी उसके लिए ही आती हो। उसे भी अनुराग के साथ खेलना अच्छा लगता था। यक्षिणी अनुराग को कई राज की वो बातें भी बताती थी जो किसी भी आम इंसान को पता होना ताज्जुब की बात होती थी। दिलीप मन ही मन अनुराग से और ज्यादा नफरत करने लग गया था, और इस बात का एहसास ब्रिजेश्वर को भी कहीं न कहीं अच्छे से होने लग गया था। और इसी सिलसिले में ब्रिजेश्वर बल्लू से बात कर रहा था। ब्रिजेश्वर और बल्लू दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे। इस वक्त हॉल में उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था। वैजयंती हर सोमवार को मेहंदी पथार में महादेव के मंदिर जाती थी, और आज भी वहीं पर गई थी। ब्रिजेश्वर कुछ परेशान होते हुए रुंधे स्वर में कहता है, ये दिलीप के लक्षण ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। जब देखो अनुराग के साथ किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ता रहता है। मेरा बेटा अनुराग तो ठीक है, पर ये दिलीप बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं इसके मन में इतना कपट कैसे भर गया, ये इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। बल्लू के मन में उसी वक्त आता है कि वो ब्रिजेश्वर को टोके और कहे कि अनुराग कहाँ उसका सगा बेटा है, पर वो जानता था कि चुप रहने में ही भलाई थी। मालिक को टोकना मतलब अपने हाथों खुद अपना सिर कलम करवाना। ब्रिजेश्वर परेशान होते हुए बड़बड़ाता है, पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या होगा इन दोनों का, कैसे रहेंगे एक साथ एक घर में रहेंगे भी या नहीं। कहीं मेरे पूर्वजों की ये ग्रेवयार्ड कोठी सुनी न पड़ जाए। ब्रिजेश्वर को परेशान होते हुए देख बल्लू को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसी वक्त बल्लू ब्रिजेश्वर से बोल पड़ता है, आप ऐसा क्यों बोलते हैं मालिक, अभी तो बच्चा है दिलीप मालिक, और बचपन में अपने छोटे भाई से लड़ना झगड़ना मामूली बात है। उन्हें बस लगता है कि आप अनुराग से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो अनुराग से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ब्रिजेश्वर हिचकिचाते हुए बल्लू से पूछता है, क्या बल्लू तुझे भी यही लगता है कि हम दिलीप से कम और अनुराग से ज्यादा? ब्रिजेश्वर अपना सवाल पूरा करता उससे पहले ही बल्लू उसके दिल की भावनाओं को समझते हुए बोल पड़ता है, बिल्कुल नहीं मालिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो ये साफ दिखता है कि आप और मालकिन दिलीप और अनुराग से बराबर ही प्यार करते हैं। बस दिलीप मालिक अभी बच्चे हैं ना, इसलिए इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ब्रिजेश्वर गुस्से से मुंह बनाते हुए बल्लू से कहता है, क्या कहा तूने बल्लू? दिलीप बच्चा है, 16 साल का तो हो गया है वो, और कितना बड़ा होगा। यहाँ उसकी शादी की उम्र हो गई है। मैं और उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर इस बेवकूफ का बचपना ही खत्म नहीं हो रहा है। जब देखो अपने छोटे भाई अनुराग के पीछे पड़ा रहता है, बात बात पर उसे परेशान करते रहता है। बल्लू चुप ही खड़ा रहता है, इस बार पलट कर कुछ नहीं कहता है। ब्रिजेश्वर इसी बारे में सोच सोच कर और ज्यादा परेशान होने लग जाता है, और ये परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। न जाने उसके मन में क्या आता है, वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अब मेरी एक बात हमेशा याद रखना बल्लू। बल्लू अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए पूछता है, कैसी बात मालिक? ब्रिजेश्वर जवाब देता है, तुझे मेरे बेटे अनुराग का हमेशा ख्याल रखना है, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी। बल्लू घबराते हुए कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको थोड़ी कुछ होने वाला है। ब्रिजेश्वर कहता है, ये जिंदगी है बल्लू, कब किसे क्या हो जाए खुद जिंदगी को भी पता नहीं होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे जाने के बाद मेरे अनुराग का ख्याल तुझे ही रखना है। मुझे इस दिलीप से तो कोई उम्मीद नहीं है, पर तुझसे है। तू मेरे अनुराग बेटे का ख्याल रखेगा ना?
बल्लू कुछ जवाब नहीं देता है। वो असमंजस में पड़ जाता है। बल्लू अनुराग को पसंद तो करता था, पर उतना नहीं कि हमेशा ख्याल रख पाए। पर बृजेश्वर के कहने पर वो उसे मना भी नहीं कर सकता था। आखिर वो उसका मालिक था, और मालिक अपने नौकर से कभी भी कुछ पूछते या बताते नहीं हैं, बल्कि हमेशा ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, और नौकर को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। और यहाँ भी बल्लू वही करता है। बृजेश्वर फिर बल्लू से अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, बोल बल्लू, तू चुप क्यों है? मेरे जाने के बाद अनुराग का ख्याल रखेगा ना? बल्लू हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मालिक, क्यों नहीं, मैं अनुराग का ख्याल रखूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अभी बल्लू ने इतना कहा ही था कि उसी वक्त वहाँ पर अनुराग आता है, जो ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर से आ रहा था। अनुराग बहुत खुशी के साथ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसा था, पर जैसे ही वो हॉल में बल्लू और बृजेश्वर को बैठे देखता है, उसकी खुशी गुम हो जाती है। वो कुछ घबराने लग जाता है, जैसे अनुराग कोई वो काम करके आ रहा हो जिसके लिए उसे बृजेश्वर ने मना करके रखा हो। बृजेश्वर नॉर्मली अनुराग से पूछता है, कहाँ गया था तू, और ये तेरे कपड़ों पर मिट्टी कैसी लगी है? अनुराग बृजेश्वर से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, कहीं नहीं पिताजी, अब बस यहीं बाहर ही खेल रहा था, और कल रात बारिश हुई थी ना, तो बाहर मेरा पैर फिसल गया, उसी की मिट्टी मेरे कपड़ों में लगी हुई है। बृजेश्वर अनुराग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है, हमारे साहबजादे मिट्टी में गिर गए थे, तो जल्दी जाकर नहा ले, तेरी माँ मंदिर गई है। अगर तेरी माँ ने तुझे ऐसी हालत में देख लिया तो वो मुझे ही ताने देगी, कहेगी 2 मिनट मेरे लड़के को नहीं देख सकते हो, क्या हालत बना कर दी है उसकी। अनुराग हंसते हुए कहता है, जी पिताजी, अभी जाकर नहा लेता हूँ, ताकि आप माँ की डांट से बच जाएं। बृजेश्वर अनुराग की इस शरारत पर हंसते हुए कहता है, अरे मैं तुझे तेरी माँ से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू है कि मेरे साथ ही। इतना कहकर बृजेश्वर खुद धीरे से ठहाके लगाने लग जाता है। अनुराग तुरंत भागते हुए सीढ़ियों के पास जाता है और धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वो सीधे अपने कमरे में ही जा रहा था कि तभी उसके मन में दिलीप का ख्याल आता है और वो उसके कमरे की तरफ जाने लग जाता है। दिलीप भले ही अनुराग को अपना भाई ना मानता हो, पर अनुराग दिलीप को अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता था। अनुराग भागते भागते दिलीप के कमरे में घुसता है और हड़बड़ाहट के साथ दिलीप से बोल पड़ता है, दिलीप भैया सुनिए ना। दिलीप अभी भी बेड पर पसर कर सो रहा था। वो जगा हुआ तो था, पर आधी नींद में। अनुराग दिलीप के सामने ही खड़ा हो जाता है और उसे बिना छुए उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, दिलीप भैया उठिए ना दिलीप भैया। दिलीप जानबूझकर नहीं उठता है और अपना मुंह दूसरी साइड करके सोने लग जाता है। अनुराग अच्छे से जानता था कि दिलीप को कैसे उठाना है। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, पिताजी आ रहे हैं दिलीप भैया, पिता आ रहे हैं ऊपर। जैसे ही दिलीप के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, दिलीप फुर्ती के साथ उठ बैठता है और बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, अभी नहाता हूँ पिताजी, अभी नहाता हूँ, आप मारना मत, अभी नहाता हूँ। यही सब बड़बड़ाते हुए दिलीप उठा ही था और जब वो अपने आसपास बृजेश्वर को कहीं नहीं पाता है और साथ ही अनुराग को खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखता है, तो गुस्से से उसकी नाक फूलने लग जाती है। वो उसी वक्त अनुराग का कान पकड़ते हुए कहता है, तू फिर आ गया सुबह सुबह मुझे परेशान करने के लिए। कितनी बार बोला तुझे मेरे कमरे में मत आया कर, तू मानता नहीं है ना। आज तो तेरी खैर नहीं, तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। इतना कहकर दिलीप अनुराग का राइट कान कसकर पकड़ लेता है और उसे कसकर मरोड़ने लग जाता है। अनुराग दर्द से कराहते हुए कहता है, आ भैया भैया मेरा कान छोड़िए, भैया मेरा कान छोड़िए, दर्द हो रहा है। दिलीप अनुराग की एक नहीं सुनता है और उल्टा और कसकर अनुराग का कान मरोड़ने लग जाता है। अनुराग दर्द भरी आवाज में ही ऐसे बोलता है जैसे कोई गुप्त बात बता रहा हो, कान छोड़िए भैया, मैं तो आपको एक राज की बात बताने आया था। अगर आपने मेरा कान नहीं छोड़ा तो फिर मैं वो बात आपको कभी नहीं बताऊंगा। जैसे ही दिलीप अनुराग के मुंह से ये बात सुनता है, वो अगले ही पल अनुराग के कान से अपने हाथ की पकड़ कुछ ढीली करते हुए कहता है, कैसी राज की बात? दिलीप कुछ सोचते हुए कहता है, क्या तुझे बल्लू काका ने बता दिया कि उस दिन उन्होंने बंद कमरे के अंदर पिताजी से क्या गुप्त बातें करी थी? अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, किस दिन भैया, आप किस गुप्त बात की बात कर रहे हैं? दिलीप अनुराग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। दिलीप तुरंत बात को पलटते हुए कहता है, तू ये सब छोड़ना और ये बता क्या बताना है तुझे। अनुराग कहता है, भैया आपको पता है वो काला झाड़ी जंगल है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा झरना है। दिलीप हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? काला झाड़ी जंगल के अंदर झरना है?
अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ भैया, और उस झरने के पास एक बड़ा सा शिवलिंग भी है। जब झरने का पानी शिवलिंग पर गिरता है तो उससे ओम की आवाज सुनाई देती है। दिलीप खामोशी के साथ अनुराग की बातें सुनते रहता है, उसे बीच में नहीं टोकता है। अनुराग खुश होते हुए कहता है, मैं आज उसी झरने के पास गया था। वो झरना बहुत सुंदर है दिलीप भैया, बहुत बड़ा तालाब भी है उसके आसपास। यक्षिणी मुझे वहीं पर ले गई थी। यक्षिणी ने मेरे ऊपर पानी भी डाला था। हमने झरने के पास बहुत खेला, मुझे बहुत मजा आया। जैसे जैसे अनुराग इन सब चीजों के बारे में बताते जा रहा था, दिलीप के अंदर का गुस्सा बढ़ते जा रहा था और वो गुस्सा उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, उस जगह पर जाना इतना आसान नहीं है। वो तो यक्षिणी ने मुझे बताया। जैसे जैसे यक्षिणी मुझे बताती गई मैं वैसे करता गया। अब तो मैं अकेला भी उस झरने के पास जा सकता हूँ। यक्षिणी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी अच्छी जगह पर ले जाया करती है यक्षिणी। अनुराग यक्षिणी की तारीफ में और झंडे गाड़ता, उससे पहले ही दिलीप अब उसका दूसरा कान मरोड़ते हुए कहता है, ये क्या जब से तूने यक्षिणी यक्षिणी लगा कर रखा हुआ है? तुझे कितनी बार बोला है मैंने मेरे सामने ये यक्षिणी यक्षिणी मत किया कर। यक्षिणी ऐसी है, यक्षिणी वैसी है। आज हमने साथ में ये किया, आज वो किया। आज के बाद तूने मेरे सामने यक्षिणी का नाम लिया ना तो तेरी खैर नहीं, समझा तू? पागल साला। अनुराग दर्द से कराहे जा रहा था। वो दर्द से कराहते हुए कहता है, आह, कान छोड़िए भैया, कान छोड़िए। दिलीप अनुराग के दोनों कान मरोड़ते हुए कहता है, पागल साला, जब देखो यक्षिणी यक्षिणी करते रहता है। जिस दिन तेरे सामने सच में यक्षिणी आ जाएगी ना, तू देखना, तेरे अंदर का ये जो यक्षिणी के लिए प्यार है ना, सारा तेरी पैंट के अंदर से धार बनकर बाहर निकलने लग जाएगा। अनुराग रोते हुए कहता है, वहां पर सच में झरना है भैया, चाहे तो आप मेरे साथ खुद चलकर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, मुझे तुझ पागल के साथ कहीं नहीं जाना। अगर तेरे साथ गया तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। जा, निकल जा मेरे कमरे से, और आज के बाद मेरे सामने यक्षिणी का नाम फिर कभी मत लेना। इतना कहकर दिलीप अनुराग को धक्का दे देता है और अनुराग रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ आदतें हमें बचपन से ही लग जाती हैं और फिर वो बड़े होकर भी नहीं छूटती हैं, और वही आदत दिलीप को भी लगने वाली थी। अनुराग को हर बात पर पागल कहने की आदत। वो बड़े होने पर भी अनुराग को पागल ही बोलने वाला था। जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था, दिलीप की चालों का स्तर भी बढ़ते जा रहा था। शरारतें वो करता था और नाम अनुराग का लगा दिया करता था। अनुराग बार बार दिलीप के सामने यक्षिणी का जिक्र करते रहता था, उसकी बातें किया करता था, पर दिलीप उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे यही लगता था कि अनुराग पागल है। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि दिलीप को भी यक्षिणी के होने पर यकीन हो गया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि ब्रिजेश्वर और वैजयंती को भी इसका एहसास हो गया था। सदियों से है पुरानी